फौजी गाड़ियों के साथ चलने वाले मुसल्लह फौजियों के कदमों की आवाज़ों में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा था। ये 5 सितंबर की ढलती रात और 6 सितंबर बरोज़ पीर की सुबह का वो वक्त था जब पूरा पाकिस्तान सुकून की नींद के आगोश में था। लेकिन उस वक्त अगर कोई जागा हुआ था तो वो थे वतन अजीज़ के जांबाज सपूत, जिनकी सांसों से लेकर रूह तक इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए वक्फ थी। माहौल में अचानक सुकून की जगह ज़ोरदार गोलियों और धमाकों ने ले ली थी। ये मकाम था लाहौर का, जहां 6 सितंबर की सुबह, जो कि अभी रात के अंधेरे से फूटी भी नहीं थी, इंडियन फौज ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ताकत के खुमार में किसी बदमस्त हाथी की तरह ये सोचकर अचानक हमला कर दिया था कि आज लाहौर में तिरंगा लहराना है और जाम लुढ़ाना है। ताकत के नशे में बेकाबू इंडिया ये सोचकर हमला कर बैठा था कि पाकिस्तान की फौज, जो कि इसके मुकाबले में 1/4 भी नहीं, इसके इस अचानक हमले से बौखला कर मैदान छोड़कर भाग निकलेगी। लेकिन ये इंडिया की खाम ख्याली निकली। लाहौर से लेकर पाकिस्तान के कोने कोने तक इसका मुकाबला सिर्फ पाकिस्तानी फौज से नहीं था, बल्कि पूरी कौम एक होकर 17 दिन जंग का हिस्सा बनी। और दुनिया ने देखा कि जंगें सिर्फ हथियारों से ही नहीं, जज्बे और ईमान की ताकत से भी जीती जाती हैं। ज़मीन, फिजा और समंदर, जिस जगह से दुश्मन ने आगे आने की कोशिश की या आया, उसे हर जगह जिल्लत आमेज शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हक पाकिस्तान के सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख के उस दौर में लिए जा रहे हैं जब 59 साल पहले इंडिया ने पाकिस्तान को तरने वाला समझने की वो गलती की थी जो आज भी इसे अपने जख्म चाटने पर मजबूर कर देती है। 6 सितंबर की सुबह जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो आनन फानन सारी कौम, फौजी जवान और अफसर, सारे सरकारी मुलाजमीन जाग कर अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हो गए। पाकिस्तानियों, उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। फील्ड मार्शल अयूब खान के इस जुमले से मुल्क अल्लाहु अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लाहौर के सेक्टर को मेजर अजीज भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला, जान दे दी, मगर वतन की जमीन पर दुश्मन का नापाक कदम कबूल नहीं किया। चौंडा के सेक्टर पर, जो कि हिंदुस्तान का पसंदीदा और अहम महाज था, उसको पाकिस्तानी फौज के जवानों ने असलहा और बारूद से नहीं बल्कि अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर हिंदुस्तानी फौज और टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद चौंडा वो मकाम है जहां दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग लड़ी गई। ये जंग दोनों मुल्कों के दरमियान में रावी और पंजाब के दरमियानी इलाके में लड़ी गई। तारीख गवाह है कि किस तरह पाकिस्तानी फौज ने चौंडा को इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 1965 में लड़ी जाने वाली जंग में दोनों इतराफ से ताकत का क्या तवाज़ुन था। दोनों ममालिक का अस्करी मुवाजना। इंडिया के 600 फाइटर तैयारों के मुकाबले पर पाकिस्तान के 120 फाइटर तैयार हैं। 908 इंडियन टैंकों के मुकाबले में 508 पाकिस्तानी टैंक्स। 8,67,000 इंडियन फौज के मद्दे मुकाबिल तकरीबन 2 लाख की पाकिस्तानी फौज। 6 सितंबर को जंग के बाकायदा ऐलान के बगैर भारतीय फौज ने बैनुल अक़वामी सरहद अबूर करके लाहौर और कसूर के महाजों पर हमला किया, जिसे पाक फौज और पाक फिजाइयों ने फौरी जवाबी हमला करके रोक दिया, जिससे हमला आवर को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। दूसरी जंग अजीम के तजर्बाकार मेजर जनरल प्रसाद के मातहत हिंदुस्तानी फौज के 15वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने BRB कैनाल के मगरिबी किनारे से पाकिस्तानी फौज पर हमला किया, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डिफेक्टिव सरहद थी। इस मकाम पर पाक फौज ने दुश्मन के हमले का भरपूर जवाब दिया। खुद जनरल के वफद पर घात लगाकर हमला किया गया और वो अपनी गाड़ी छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। दूसरी बार इंडियन फौज की जानिब से अशुगल नहर को अबूर करने की कामयाब कोशिश लाहौर के मशरिक में बरकी गांव में पुल के ऊपर की गई। ये पेशरफ्त भारतीय फौज को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हदूद में ले आई। नतीजे के तौर पर अमेरिका ने लाहौर में अपने शहरियों को निकालने की इजाज़त देने के लिए आर्जी जंग बंदी की दरख्वास्त की। ताहम पाकिस्तानी जवाबी हमले ने केहम किरण को भारतीय फोर्सेस से छीन लिया, जिस पर इंडिया ने बेदिया और मलहिका देहात पर हमला करके
कहिम किरन से पाकिस्तानियों की तवज्जो हटाने की कोशिश की। सेकंड आज़ादी पहली इन्फेंट्री डिवीजन पर मुश्तमिल था, जिसे आर्मर्ड ब्रिगेड की 3 टैंक रेजिमेंटों की मदद हासिल थी। वो तेजी से सरहद पार कर गए। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फौज BRB नहर पार कर चुकी थी, जबकि 6 सितंबर को ही पाक फौज ने अछुगल नहर के पुल पर जोरदार हमलों से दुश्मन की लाहौर की जानिब पेशकदमी को रोक दिया। भारतीय जाट रेजिमेंट की एक यूनिट 3 जाट ने भी अछुगल नहर अबूर करके नहर के मगरबी जानिब बाटापुर यानी कि पाकिस्तान से जुलोमर के कस्बे पर कब्जा कर लिया था। उसी दिन एक जवाबी कार्रवाई जिसमें बख्तरबंद डिवीजन और इन्फेंट्री डिवीजन पर मुश्तमिल था, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के सेबर्स की मदद से हिंदुस्तानी 15वीं डिवीजन को अपने नुक्ता आगाज की तरफ पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगरचे 3 जाट को कम से कम जानी नुकसान पहुंचा, ज्यादातर नुकसान गोला बारूद और जखीरा करने वाली गाड़ियों से हुआ। आला कमांडरों को 3 जाट के बाटापुर पर कब्जे की कोई इतला नहीं थी और गुमराह कुन मालूमात की वजह से कमांड को बाटापुर और डोगराई से घोसल दियाल तक पीछे हटने का हुक्म दिया गया। इस इकदाम से 3 जाट के CEO लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड को शदीद मायूसी हुई। डोगराई को आखिरकार 3 जाट ने 21 सितंबर को पाकिस्तानी कमक से जोरदार लड़ाई के बाद दूसरी बार हासिल कर लिया। दूसरी जानिब 7 सितंबर को पाक फिजाइया के एक पायलट स्क्वाड्रन लीडर MM आलिम ने अपने सीबर IF-86 में हिंदुस्तानी फिजाइया के 5 हंटर तैयारों को महज 1 मिनट से भी कम वक्त में मार गिराया, जो कि आज तक एक नाकाबिले शिकस्त आलमी रिकॉर्ड है। लाहौर के महाज पर दबाव को कम करने के लिए 7 या 8 सितंबर की रात पानी की 2 बड़ी रुकावटों को एक जुर्रतमंदाना जोर से अबूर करने के बाद पाकिस्तानी बख्तरबंद और मशीनी फॉर्मेशंस जो तोपखाने और पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से हिंदुस्तानी इलाके के अंदर 6 से 8 मील के अंदर कहिम किरन के इलाके को घेरे में ले गए। सुलेमान की और राजस्थान भर में अहम हिंदुस्तानी पोजीशनों को भी दिलेराना तेज हमलों में अपने कब्जे में ले लिया। इंडिया की जानिब से 8 सितंबर 1965 को 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी को जोधपुर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर मनाबाव के मकाम पर राजस्थान आर्मर्ड कांस्टेबलरी RAC पोस्ट को कमक देने के लिए भेजा गया। लेकिन मराठा हिल मनाबाव में, जैसा कि अब इस पोस्ट का नाम रख दिया गया है, हिंदुस्तानी कंपनी बमुश्किल 24 घंटे तक शदीद हमले को नाकाम बना सकी। 954 भारी मार्टर बैटरी के साथ 3 गार्ड्स की एक कंपनी को मनाबाव में RAC पोस्ट को कमक देने का हुक्म दिया है। वो कभी नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तानी फिजाइया ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया था और गदरा रोड रेलवे स्टेशन के करीब कमक के साथ बाड़मेर से आने वाली एक रेलवे ट्रेन को भी निशाना बनाया था। 10 सितंबर को मनाबाव पाकिस्तानियों के कब्जे में चला गया। 8 सितंबर को सुबह 6 बजे भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन अबूर करते हुए और 3 कॉलम बनाते हुए पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला कर दिया। बाजरागढ़ी, नखनाल और चारों के मकामात से भारतीय फौज ने एक आर्म्ड और 3 इन्फेंट्री डिविजन्स की मदद से हमला शुरू किया और 12 किलोमीटर तक बगैर किसी मुजाहिमत का सामना किए आगे बढ़ती रही। उस दौरान पाक फिजाइया ने उन पर एक हमला किया, लेकिन उनका कोई खास नुकसान न कर सकी। पाकिस्तान की फौज ने गढ़गोर के पास भारतीय फौज का रास्ता रोका और 25 किलोरी के 15 टैंक पूरे भारतीय डिवीजन का रास्ता रोक कर खड़े हो गए। पहली ही मुठभेड़ में भारतीय अपने 3 टैंक तबाह करवाकर दिफाई पोजीशन पर चले गए थे। 9 सितंबर के बाद के दिनों में हिंदुस्तान की पहली आर्म्ड डिवीजन, जिसे इंडियन आर्मी का फखर का नाम दिया गया, उसने सियालकोट की तरफ हमला किया। डिवीजन ने खुद को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। पाकिस्तानी 6ठे आर्मर्ड डिवीजन ने चांडा जबरदस्त लड़ाई के बाद वापस ले लिया और तकरीबन 100 टैंकों के भारी नुकसान के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तानियों ने अपनी कामयाबी के बाद ऑपरेशन वाइंड अप शुरू किया, जिसने हिंदुस्तानियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान के फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन फखरे पाकिस्तान ने कहिम किरन का रुख किया, जिसका मकसद पंजाब हिंदुस्तान के एक बड़े शहर अमृतसर और दरियाए ब्यास पर जालंधर जाने वाले पुल पर कब्जा करना था, लेकिन यह डिवीजन कहिम किरन से आगे ना जा सका। सितंबर 1965 में नेवी की जंगी सरगर्मियां भी दीगर दिफाई इदारों की तरह काबिल फख्र है। ऐलान जंग होने के साथ बहरी यूनिट्स को मुतहरिक और फंक्शनल करके अपने अपने अहदाफ की तरफ रवाना किया गया। कराची बंदरगाह के दिफा के साथ साथ साहिली पट्टी पर पेट्रोलिंग शुरू कराई गई।
پاکستان کے بحری تجارتی روٹس کی حفاظت بھی پاکستان بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھجوائے گئے۔ یہ امر تسلی بخش ہے کہ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان تجارت لانے لے جانے والے بحری جہاز بلا روک ٹوک اپنا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کو بندرگاہوں سے باہر تک نہ آنے دیا۔ ہندوستان کے تجارتی جہاز سرسوتی اور دیگر تو کتنے عرصے تک پاکستان میں زیر حراست و حفاظت کراچی کی بندرگاہ میں رہے۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابیوں کا دن تھا۔ پاکستان نیوی کا بحری بیڑا جس میں پاکستان کی واحد آبدوز PNS غازی بھی شامل تھی، دوارکا پر حملے کے لیے روانہ ہوئی۔ دوارکا کے قلعے پر نصب ریڈار ہمارے پاک فضائیہ کے آپریشنز میں ایک رکاوٹ تھی۔ مذکورہ فلیٹ صرف 20 منٹ تک دوارکا پر حملہ آور رہا۔ توپوں کے دہانے کھلے اور چند منٹ میں دوارکا تباہ ہو چکا تھا۔ PNS غازی کا خوف ہندوستان کی نیوی پر اس طرح غالب تھا کہ ہندوستانی فلیٹ بندرگاہ سے باہر آنے کی جرت نہ کر سکا۔ چونڈا کنٹرول لائن سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 14 ستمبر کو بھارت نے چونڈا پر حملہ کیا، لیکن 8 دن کی شدید جنگ کے باوجود چونڈا فتح نہ کر سکی اور جنگ بندی تک اپنے 150 ٹینک تباہ کروا کر واپس بھارت لوٹ گئی۔ اس جنگ میں پاک فوج کے جوانوں نے عظیم قربانیاں پیش کی۔ جنرل ٹکا خان اس وقت چونڈا محاذ پر کمانڈر رہے تھے۔ دشمن کے ٹینکوں کی پوری دیوار کے سامنے پاکستان کے پاس محدود تعداد میں موجود ٹینک کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ جنرل ٹکا خان نے جوانوں سے خطاب کیا اور ایک عجیب و غریب جنگی چال اپنے جوانوں کے سامنے رکھ دی کہ ہم اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کے آگے بڑھتے ٹینکوں کا راستہ روکیں گے۔ اس سرفروشی کے لیے جنرل ٹکا خان نے سب سے پہلے خود کو پیش کیا۔ اس کے بعد جنرل ٹکا خان نے جوانوں سے کہا کہ جو جوان اس جان لیوا مشن پر میرے ساتھ دفاع مادر وطن کے لیے خود کو فنا کرنا چاہتا ہے، ایک قدم آگے چل کر اپنی رضامندی سے آگاہ کرے۔ اگلے ہی لمحے جنرل ٹکا خان نے دیکھا کہ سارے کے سارے جوان ایک قدم آگے بڑھ کر اس مشن پر جانے کے لیے تیار تھے۔ پھر جنرل ٹکا خان نے کہا کہ ہمیں کم تعداد میں سرفروش چاہیے، لہٰذا جو جوان اپنے گھر کے 6 بھائی ہیں وہ آگے آ جائیں۔ چند جوان آگے بڑھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو اپنے گھر کے 5 بھائی ہیں وہ جوان آگے بڑھے۔ پھر مزید چند جوان آگے بڑھے۔ پھر کہا جو جوان اپنے گھر کے 4 بھائی ہیں وہ آگے بڑھے۔ تب مزید کئی جوان آگے بڑھے۔ یوں پاک فوج کے ان جانبازوں کا ایک فنا فی اللہ دستہ تیار کیا گیا، جنہوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ دشمن پاک فوج کی جانب سے اچانک مزاحمت ختم ہو جانے پر بہت زیادہ خوش تھا کہ اب شاید پاک فوج جنگ ہار رہی ہے اور پسپا ہو رہی ہے۔ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی دشمن کے ٹینک پاک فوج کے جنگی جال میں پھنس گئے، اسی وقت وطن عزیز کے سرفروش بیٹوں نے جو اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے راستے میں لیٹے ہوئے تھے، خود کو اڑانا شروع کر دیا۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں بھارتی ٹینکوں کے پرخچے اڑنے لگے۔ دشمن شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ چونڈا پاکستان کے ضلع سیالکوٹ کا ایک ایسا قصبہ ہے جہاں سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ یہ جنگ دونوں ملکوں کے درمیان میں راوی اور پنجاب کے درمیانی علاقے میں لڑی گئی تھی۔ پاکستانی 24 بریگیڈ جو چونڈا کا دفاع کر رہا تھا، یہ دفاع 4 پلٹنوں پر مشتمل تھا، جو 25 کیولری، 2 پنجاب ریجمنٹ، 14 بلوچ ریجمنٹ، چونڈا بٹالین اور 3 FF ریجمنٹ پر مشتمل تھا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ریاست ہائے متحدہ اور سوویت یونین نے 2 جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان تنازع میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے اہم سفارتی ہتھیار استعمال کیے تھے۔ سوویت یونین نے وزیر اعظم الیکسی کوسیگن کی قیادت میں تاشکند، جو اب ازبکستان میں ہے، وہاں پر جنگ بندی کے مذاکرات کی میزبانی کی، جہاں ہندوستانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستانی صدر ایوب خان نے تاشکند معاہدے پر دستخط کیے۔ فروری کے بعد اگست سے پہلے کی خطوط پر دستبردار ہونے پر اتفاق کیا۔
گولہ بارود کے ذخیرے میں کمی کے ساتھ پاکستانی رہنماؤں کو خدشہ تھا کہ جنگ بھارت کے حق میں جھک جائے گی، اس لیے انہوں نے فوری طور پر تاشقند میں جنگ بندی کو قبول کر لیا۔ بھارتی فوجی رہنماؤں کی شاید مخالفت کے باوجود بھارت نے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی سفارتی دباؤ کے سامنے جھک کر جنگ بندی کو قبول کر لیا۔ 22 سپتمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں دونوں ممالک سے غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر اگلے دن جنگ ختم ہو گئی۔